जो बेचारे पेशेंट्स आते थे उनको कोई मिलने नहीं आता था। उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ हमने बहुत डिक्लाइन होते देखे। एंड द रीज़न आई हैड बिगेस्ट फियर ऑफ डाइंग बिकॉज नंबर वन आई वॉज मोस्टली वर्किंग इन द रेस्पिरोलॉजी यूनिट। पेशेंट आता था ईआर में और वो बोलते थे कि तेरे को पैसे हैगे, यू विल गेट द ट्रीटमेंट, नो मनी यू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आपको पता कंडीशन कैसी है, राइट? कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि 911 कब कॉल करूं कब ना करूं। सो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज कनाडा के एक डॉक्टर है, डॉक्टर रिदम, जो जीटीए में ही प्रैक्टिस करते हैं। उनसे बात हुई है, बहुत टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई है कि आप इंडिया से जब कनाडा आते हो लाइसेंस कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप एमबीबीएस करके आ रहे हो, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं उसमें। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जो यहाँ पे एक इशू है कि डिलेस क्यों होते हैं इमरजेंसी में, और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं वो हमने डिस्कस किए और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। एंड हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत हमने डिस्कशन किया कि कैसे आप सही रख सकते हो कि आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े, मेडिटेशन, डाइट और एक्सरसाइज। सो हर टॉपिक पे हमने थोड़ा बहुत टच किया है। आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आप एज अ डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे। सो चैलेंजेस भी डिस्कस किए हैं, प्रोज एंड कॉन्स एंड सोल्यूशन क्या है। सो कमेंट डाउन बिलो, अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी कर देना। आई विल आस्क डॉक्टर रिदम टू रिप्लाई ऑन दोज क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो पाए, मे बी एक और सेशन कर लेंगे। सो एंजॉय द कैंडिड कास्ट। ओके, सो आई हैव डॉक्टर रिदम विद अस, जो ओंटारियो में स्पेसिफिकली जीटी रीजन में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हेल्थ केयर के, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। वेलकम टू कैंडिड का सर। Thank you, Harmeet. Thank you for having me, and hello everyone. So I think स्टार्ट अगर करें शुरू से, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर सबको पता चले कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। स्कूलिंग वगैरह, एजुकेशन, मोस्टली आपका टाइम इंडिया में कहाँ, किस सिटी में स्पेंड किया आपने? ठीक है। सो ओरिजिनली मैं मोगा से हूँ। मोगा एक पंजाब में एक शहर है और द स्मॉल टाउन, और मैंने अपनी मोस्टली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ से ही शुरू की। बट उसके बाद फिर आई वेंट टू देहरादून। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी स्कूलिंग की एंड देन इवेंचुअली ग्रेड 10 तक फिर मोगा में किया। एंड उसके बाद फिर हमारे टाइम में देर वॉज यू यूज टू प्रिपेयर फॉर अ प्री मेडिकल एग्जाम ऑल्सो नोन एज PMT. So it was quite a gruesome examination, and I remember studying 8 hours per day for 2 years. So बड़ी तपस्या करनी भी और बहुत कुछ sacrifice करना पड़ा, but I think it was worth it. And I got lucked out, and फिर उसके बाद I got good ranks in PMT. And based on my rank, I decided to opt for Dayanand Medical College, Ludhiana. और फिर वहाँ पे 5.5 साल 6 साल वहाँ पे फिर अपनी मैंने MBBS की। वहाँ पे बड़ी हवा भी लगी और ऐश भी बहुत की। अच्छा, MBBS के टाइम में क्योंकि टाइम मिल जाता था एंजॉय करने का? ऐसे टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि ना ग्रेड +1 +2 में आप बहुत सप्रेस्ड होते हो, पढ़ते रहते हो। फिर जब फर्स्ट ईयर जाते हो और सारे बॉयज़, हम पंजाबियों से मटीर कहते हैं, फिर इकट्ठे होके फिर फिर थोड़ी बहुत हवा लगती है। बट एंड आई थिंक वो ज़रूरी भी है बिकॉज यू हैव टू कट लूज टू गो बैक। सो 2-3 साल बहुत ऐश भी की और मार्क्स भी कम हुए, बट उसके बाद फिर अवेयरनेस भी आई कि भाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये देख लिया एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू the roots, which is medicine, right? And in fact, I'll tell you a very funny story about how I studied the most toughest book of medicine, which is called Harrison. मैंने एक लड़की को पटाना था। अच्छा। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने 3rd year of my med school, I didn't go to Moga and I stayed in library and I studied for whole month कि मैं इम्प्रेस कर दूंगा। वो तो इम्प्रेस नहीं हुई, बट मेरी मेडिसिन अच्छी होगी एंड दैट हेल्प्ड मी। तो वो उसको बुक पढ़ के कैसे इम्प्रेस करना था? ऐसा क्या था? वो टीचर थी क्या? नहीं, वो मेरी क्लासमेट ही थी। एंड मैंने सर मेडिसिन आएगी तो आई थिंक मेडिकल कॉलेज में ये होता है कि यू समटाइम्स यू इम्प्रेस फ्रॉम स्पोर्ट्स और यू इम्प्रेस फ्रॉम अदर थिंग्स, बट इन मेडिकल स्कूल आई थिंक your medical knowledge and your wisdom can also have an interesting charm. So, but I think these things are also very important. I am very thankful. वो तो नहीं पटी, but I am very thankful कि उसकी वजह से मेरी जो आपका ब्रेक लगा हुआ था, स्कोर्स लो जा रहे थे 2 साल में, वो इम्प्रूव हो गए। एंड आई रियलाइज कि the real soulmate would have to be my current wife, right? So I think at the end of the day, every experience in life is very important. जो होता है for a reason होता है, right?
So after I finished my MBBS, one of my best friend, he's a cardiac surgeon in PGI, very nationalistic guy, and very. In fact, he at one point he also wanted to be a genuine politician to make changes. So I was very impressed by him, very influenced by him, and उसने मुझे काफी convince और motivate भी किया कि इंडिया रहो. But पीजीआई कहाँ पे था ये? वो PGI में कार्डिक थोरेसिक सर्जन है. मतलब पीजीआई जलंधर में? PGI चंडीगढ़. चंडीगढ़ में. एंड टेक्निकली उसका PMT में फर्स्ट रैंक भी था. तो वेरी इंटेलिजेंट गाय. तो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस. उसने बहुत एग्ज़ाम पास कराए हैं. तो मतलब तो उससे इम्प्रेस हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए. वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन इंडिया. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. इट्स अ वेरी MBBS के बाद होता है? हाँ जी, MBBS के बाद होता है. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन अ वे, क्योंकि जब आप MBBS ख़त्म करते हैं तो जितनी MBBS की स्पॉट्स हैं उसके कंपैरेटिवली PG स्पॉट्स बहुत कम है. सो इट बिकम्स मोर कंपैरेटिव. सो पहले आप 2 साल दम के पढ़ाई करो टू गेट इनटू MBBS. After MBBS you feel that I have accomplished something, but in practical sense there's a long way to go. And फिर वो PG के एग्ज़ाम्स बहुत stressful and बहुत competitive होता है. So I was preparing for it. While I was preparing for my exams, my family decided to move to Canada. उन्होंने काफ़ी लंबे चिर से अप्लाई किया हुआ था. एंड आई थिंक मे बी स्टार्स गॉट अलाइंड दैट वे कि वो तब मूव हो गया. एंड आई वाज इन फिक्स कि जाऊँ कि ना जाऊँ. बट कोई रीजन था उनका? अच्छा, बहुत टाइम से बहुत टाइम से वो अब तो बहुत ही कनाडा का हुआ वो पड़ा ना. उस टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता था. हाँ जी, उस टाइम तो जिसने अप्लाई किया वो क्यू में आ गया और आपका मे बी वीजा 2 साल 3 साल 4 साल बाद आ जाएगा. हाँ जी वो 4 साल से लगा हुआ था. एंड इट वाज I don't know. I think it appeared to be a good opportunity, and there was also an excitement to come to a foreign land. I don't know why. And there's also a nervousness at the same time, because I was feeling happy that I'm gonna go to a country which has a different kind of a charm in context of it's a developed country. The quality of life is supposed to be better. And it was also deemed a very beautiful country at that time, right? But my biggest concern was that I'll be losing my friends. Yeah. And because the friendship that you make in India, I can bet on it. अगर आपके फ्रेंड्स इंडिया वाले यहाँ पे नहीं मूव होते ना, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, वो वाले फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले. एंड अभी तक नहीं बने. सो दैट वाज द ओनली माय फ्रेंड्स. बट आपका जो फ्रेंड था जो आपको कह रहा था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और इंडिया का हेल्थ केयर इम्प्रूव करूंगा, उसने आपको नहीं करा कि तू मत जा? एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंड्स they just see what is going inside your heart and mind. And I think we had a lot of conversation about it, and at the end of the time I was like, I convinced him in a way that I'm gonna come here, do better, make money, and then we'll have a charitable hospital in India. And we have not done anything about it, but the seed is still there, and I'm hopeful that something will happen. And the other friend I really missed, I still remember the scene, was Gaurav Kataria. वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था. He was very supportive. कि तू जा कनाडा. तू जा, and we were hopeful कि हम I'll come here, they will do something there, I'll do something here, and we'll have some collaborative effort to do some sort of seva in India, because roots वहाँ पे है. But अभी वो औकात हुई नहीं है. अभी I think कोशिश जारी है, process जारी है. Hopefully in future वो at some point fructify होगा. For sure. Yeah. So PG आपने फिनिश कर लिया था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे मैंने शुरू ही नहीं की. मैंने एग्जाम्स बीच में छोड़ दिए. अच्छा, MBBS के बाद आप फिर यहाँ मूव हो गए? हाँ जी, मैं यहाँ पे आ गया. और फिर यहाँ पे कौन सी सिटी में आए थे यहाँ पे? टोरंटो, ब्रैम्पटन, पंजाब, ब्राउन टाउन, राइट. सो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा कि द सिस्टम इज़ वेरी टीडियस, नॉट ईजी. So if I give you some stats, because I am a stats person, right? So India may to get into PG, the stats are 20 to 30%. And there's also most of our colleagues from India were actually
applying for USMLE, which is a residency or postgraduate system in America. And वहाँ पे बहुत spots हैं. And उनके stats were better than India, 35%. और जब Canadian stats देखे, 3 to 5%. And the reason the stats were so, grim is because of number of medical schools. Only 17 medical schools. Overall in Canada. And being an IMG is an international medical graduate. You're you are given leftovers. So सबसे पहले जो spots है वो Canadian graduates को मिलती हैं. Rightfully so. I thought of it, but I think कि उनके पुश्तों ने सबने taxes दिए, हमने कोई tax नहीं दिए. ना कि मैं बोलूँगा give me the same status. I either had to think of like this way to have an acceptance कि this is what my scope would be, this is what my probability would be, so I have to keep my acceptance level according to this, right? But sorry, quick question here. हाँ जी. हम इंडिया में बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे. इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट बिकॉज अगर आप इनवाइट कर रहे हो कनाडा में इमिग्रेंट्स हु आर क्वालिफाइड, हु आर एजुकेटेड, लेट्स से नर्सेज, डॉक्टर्स, और उनको सीट ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो दे विल एंड अप डूइंग ऑड जॉब्स, विच इज द सिनेरियोस राइट नाउ, एंड शॉर्टेज बढ़ेगी. So I think that's a very good question, and there is a bit systematic mismanagement here. They need doctors, they need nurses. There's no question about it. And the way the Canadian population is increasing, and if you have to, adjust population and healthcare, there is being a mismatch. The problem is the government is trying to get people to show in numbers that we are working towards the mismatch, but they're not working on the infrastructure. The infrastructure is they need to create more medical colleges, more spots for IMGs, and they need to have other alternative pathways for these physicians. You're right. My first job in Canada was a labor job, and it was कि एक ट्रक का एक ट्रेलर है, वहाँ पे boxes अनलोड करने हैं and 8 hours तक. And मैं को देखने में तो I'm a slim and not a very like a bodybuilder kind of a guy, but I would do it. I did it for whole 3 weeks, and there were times I would question myself कि यार की करी जाना, what I'm doing, right? MBBS करके. Yes, and so I had to say कि चलो पढ़ाई करो, or this is gonna help me to pay for my exams, and it's giving me a workout. So सिर्फ 3 weeks किया आपने? 3 weeks किया. I got lucky. I got into a job into a future shop. अब तो future shop बंद हो गया. Best Buy ने overtake कर लिया. So I sold iPods. I did not do a good job at all. And I was hired for the Boxing Day surge, and I realized that I would get fired. So I was like, okay, I did my due part, and then I left. But then one of our जब हम आए थे, हम जिस बेसमेंट में रहते थे, तो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराया था, जिनके मामा जी was a physician, family physician. So I became his assistant. So at least I was controlled in the same line. In the same line, yes. And that also gave me some idea of Canadian experience. And at the same time, I started preparing for my exams. So PG में फिर आपका हो गया था? हाँ जी. So I gave actually 7 to 8 exams. I got really good scores in 70% of these exams. And I was on an impression कि scores आ गए, I'll get the spot. But that is not the case. So in India में you get your scores, you can choose your field. Canada में, if you have gotten your scores, the next step is you need letter of recommendations. So you need letter of recommendations from preferably Canadian physicians, which actually points towards that you have Canadian experience. So based on your letter of recommendation and based on your scores, you get an interview. And when you sit in an interview, then they decide if you're a rightful candidate or not. And that interview process can be a bit challenging because some of the candidates could be very high scoring and they might not get in. And some of the candidates could be an average scoring with reasonable letter of recommendations, but they get in because उन्होंने ये देखना है कि हमें can this person fit in.
So what they want to see in an interview after you have passed the exam is whether you have adaptability factor and whether you have flexibility factor, whether you can work in the Canadian healthcare system. And they tend to hire young graduates with recency of graduation, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग adaptable ज़्यादा हैं. अगर कोई बंदा बहुत experience अपनी home country से आता है, तो even though उनकी knowledge, experiential side काफ़ी ज़्यादा है, बट उनकी अडेप्टेबिलिटी कम हो सकती है. अब इन्होंने जो मैंने 2-3 जो स्टूडेंट से बात की है, बिकॉज आई हैव सम ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू ऑब्जर्व मी और वॉलंटियर विद मी सो दे गेट सम सॉर्ट ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस. अब उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. उन्होंने सिर्फ 3 एग्ज़ाम कर दिए हैं. They come under MCC, so Medical Council of Canada qualifying exams, and then there is a combined practical exam which is called NACOSCI. You do this, you apply for Canadian experience through either research or through observerships, and then you apply. The problem is there's a hierarchical system. The first option goes to Canadian medical graduates. The second option goes to Canadian-born kids who go to countries like Ireland, Caribbean, and even America. So they get second preference. The third preference goes to international graduates, but from developed countries like UK, South Africa, and even Australia. And उस तो बाद साडा नंबर आंदा. वी आर लाइक ऑन द थर्ड वर्ल्ड. सो इट्स सेम जब आप आए थे 2007 में आए थे. हाँ जी. 2007 से लेके अभी तक सिस्टम वैसा ही है. सिस्टम वैसा ही है. 5% है अभी भी जो आप कह रहे हैं. मोर डिफिकल्ट बिकॉज इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. एंड आई समटाइम्स से कि आई एम वेरी लकी. If I have to apply at this time, it might be difficult. So what I normally, this is my one suggestion to international medical graduates when they come here, is to first of all do your Canadian exams, try to look to get Canadian experience, and have a plan B. Plan B is to go to states so that you can वहाँ पे spots ज़्यादा हैं. You do your exams, and if for some reasons you don't want to live in states and you have hassles with they're getting a green card and other issues there, if you have passed Canadian exams, it is easy to get certification and come back to Canada now if you have passed Canadian exams. And most of the specialty that you get here is primary care. That is family medicine. क्योंकि सबसे ज़्यादा spots family medicine की है. So I got lucky. So the breakthrough for me was when I passed all my exams, I had 0 interviews in the first year. I was very discouraged, but I was also, hitched to my now wife. So that was, the biggest support. And I think she's my lady luck. So जब हमारा यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा पुश किया आपको. हाँ जी, कि और थोड़ा मेहनत करो. मेहनत भी किया. और आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं जो आपके लिए बस लकी होते हैं. कुछ एनर्जीज होती हैं. एंड तो ऐसा ही कुछ हुआ. जब हमारा 1 साल लग गया उसे पटाने में भी. हाँ, बहुत पापड़ बेले हैं. इसके लिए भी कुछ बुक पढ़ी या कुछ और मेहनत करनी पड़ी? नहीं, इसके लिए मैंने नॉन-वेज छोड़ दिया था. उसने अमृत चखा हुआ था तो मैंने नॉन-वेज छोड़ दिया था. बट अब वो खुद बनाती है मेरे लिए. That's a different story. But what happened is कि जब हमारा रोका हुआ तब मुझे कैलगरी में, I was in Calgary, मुझे एक physician assistant की जॉब मिल गई and I got a very good Canadian experience. So exams pass किए and you attach that to Canadian experience, boom. That was a game changer. Next year, I got, by God's grace, I got interviews from Ontario, Manitoba and Calgary. So I choose Manitoba because Manitoba में कोई return of service नहीं था. Ontario वाले बोल रहे थे कि we'll give you a spot but you need to do 5 years for an under-service area. And Calgary वाले बोल रहे थे कि अभी 1 साल तुम अपनी clinical assistantship करो, नेक्स्ट ईयर देखेंगे. तो मैनिटोबा वाला सबसे ज़्यादा मिल रहा था. तो फिर जो चीज़ व्हेन यू हैव टू लुक एट द प्रेजेंट, राइट. सो दैट वैसे भी आप 2 साल से वेट कर रहे हो. हाँ जी. तो भी आपको लग रहा होगा कि बस अब स्टार्ट कर दूं मैं. हाँ जी, स्टार्ट कर दे. एंड 2 साल भी आई गॉट लकी. कुछ लोग बेचारे काफ़ी सालों से हैं. मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल सुने हैं जो आए हैं डॉक्टर्स कनाडा और मे बी MBBS करके आए हैं और यहाँ पे उनका कन्वर्ट ही नहीं हुआ लाइसेंस. And they were doing odd job for few years. Now they gone back. So
यहाँ और द आयरनी इज यहाँ पे डिमांड है डॉक्टर्स की हाँ जी, और क्वालिफाइड डॉक्टर्स वापस जा रहे हैं Yes. जिनको आपने बुलाया था एज इमिग्रेंट यस, सो दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग यस, मैनिटोबा अभी आपने फिर स्टार्ट किया अभी उस पर आते हैं हाँ जी, तो इस पे जैसे आपने बोला कि आप 2007 में आए थे सीट्स भी कम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है 2007 से अब तक उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है जैसे हॉस्पिटल्स अब हर साल 500,000 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उस स्पीड से क्या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं नहीं। आई थिंक अभी जो हॉस्पिटल्स का जो कंडीशन है ना, लाइक आई एम लकी, मैं ओकविल में प्रैक्टिस करता हूँ, इट्स प्रीटी गुड हॉस्पिटल, बट अभी दे आर जस्ट मेकिंग थिंग्स वर्क and they do a great job in making things work. I think the hospital staff, the management is trying to make the best of their situation. But there are loopholes in our healthcare system, and that loopholes were flashed, in front of us during pandemic. Pandemic was an eye opener. Pandemic was, not just it was a global emergency for sure. There was, the three things that I personally, because I did COVID I worked in COVID unit for 2 years. So I was in the forefront in the pandemic. And the three things जो उभर के आई pandemic के दौरान, एक तो this is, an epidemic. It's a crisis. But it is not just a health crisis. I think there was a health crisis, which I would say was around 50% or more. There was also fear-driven politics that happened in the pandemic. And the pandemic was an eye-opener for a systemic deficiencies in our system. Which means that, and the three biggest systemic, which I think, and I also made a talk on that, was कि एक तो the nurses, which were the backbone of the pandemic. They were not as appreciated as other healthcare staff, especially physicians. We got a lot of credit. The nurses were those were the backbone, and they should have been given more credit. And now, unfortunately, we have seen a lot of burnout in our healthcare system. A lot of burnout, even in physicians, but in nursing staff as well. The second was that we need long-term care facility, because if you look at Canadian population, we have a lot of aging population, and there needs to be ways where these aging population can go to a long-term care facility. Most of the hospital beds are taken by elderly folks, and half of these folks can actually need not to be in the hospital. They can be in a well-run long-term care facility. And if I have to just tell you what is the normal cost of being in the hospital for a person in Oakville Hospital, it can be up to $2,000 per day. per day So if we build long-term care facilities, those are government supported, we can save a lot of money. And there is a lot of, Mayavi advantage in this field as well, because long-term care facilities are run by government. There are also other long-term care homes under the name of assisted living, retirement homes, which are private, and people are making tons of money. So if that money is decreased, many of these aging population can be accommodated. Sometimes we have patients who stay in the hospital for way longer than it has taken for them to recover from their medical ailment, because they have no place to go. They are quite unwell. Every day जो मेरा जो role है, I work as a hospitalist in Oakville Hospital. काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि hospitalist क्या होता है. So I just tell this way कि I'm the most responsible physician for a patient who gets admitted to a hospital, and I work as a team leader with various teams that involve various specialists. That involves a physiotherapist, occupational therapist, nursing staff, dietitian, and a discharge planner. So हमारा रोल होता है कि पेशेंट को हमने मेडिकली ठीक करना है. जब पेशेंट मेडिकली ठीक हो जाता है तो हमने ये देखना है कि अब ये जब घर जाने वाला है तो क्या ये फंक्शनली और फिजिकली स्ट्रांग इनफ है घर जाने के लिए. तो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस और उनके फीडबैक चाहिए होता है. फिर जो दूसरा होता है कि अगर ये घर जाने वाला है, इसका घर का एनवायरनमेंट ठीक है, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और डिस्चार्ज प्लानर का रोल होता है. तो काफ़ी पेशेंट्स मेडिकली ठीक हैं, बट वो हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं क्योंकि ये तो
फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये उनका घर का एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड मेक मोर लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़। उससे क्या होगा, हॉस्पिटल पे बर्डन कम होगा और वही हॉस्पिटल बेड्स जिन्हें चाहिए वो यूटिलाइज होंगे, right? पैंडेमिक के टाइम पे ऐसे भी बेड्स होंगे हाँ जी, जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स ने ऑक्यूपाई कर रखे होंगे हाँ जी। एंड वो कोविड पेशेंट को नहीं मिल पाए होंगे। हाँ नहीं, कोविड पेशेंट्स में हमारा हॉस्पिटल थोड़ा सा लकी रहा क्योंकि हमने क्योंकि नवा हॉस्पिटल था और फिर हमने एक यूनिट को मतलब उसको हमने लेओवर यूनिट बना दिया ताकि हम रेस्पिरोलॉजी यूनिट को खोल सकें। तो बट जिस जगह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी वो ब्रैम्पटन में आई थी। काफ़ी पेशेंट ब्रैम्पटन से आते थे। जैसे इटली में सुनने को आया और इंडिया की स्टोरीज़ आई और इवन अमेरिका में आया, थैंकफुली कनाडा में वैसे नहीं हुआ। पर जो चीज़ मैंने कोविड में बहुत देखी थी ना, वो था एक ह्यूमन टच। क्योंकि कोविड में ना एक फ़ियर की वजह से और आइसोलेशन पॉलिसीज़ की वजह से जो बेचारे पेशेंट्स आते थे उनको कोई मिलने नहीं आता था। एंड एक उन्हें कोई मिलने नहीं आता था तो एक जो फैमिली वाला जो टच था वो नहीं था और एक फ़ियर था। उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ हमने बहुत डिक्लाइन होते देखी। साइकोलॉजिकली हो जाता है Psychologically, कि कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, हाँ जी। किसी से बात नहीं कर पा रहे, फैमिली मिलने नहीं आ रही और वो न्यूज़ सुन रहे हैं हर Yes. जगह, सब इधर उधर डेथ्स हो रही हैं, तो उनको ऑब्वियसली आता था। एंजाइटी हुई। यस। और नो आई रिमेंबर एक बुज़ुर्ग पेशेंट थे, वो पहले वो आए तो उनके बाद उनकी वाइफ आई। तो दोनों मतलब एक ही वार्ड में एडमिट थे। वो 93 ईयर्स ओल्ड थे एंड इनकी वाइफ 87-88 थी। तो मैं मतलब जब भी उन्हें राउंड करने जाना तो मैं उन्हें बताता था कि आपकी वाइफ ऐसा कर रही है और आप अच्छा कर रही हैं, आपके हस्बैंड अच्छा कर रही हैं। बट वाइफ डाइड, सो द वाइफ डाइड एंड वी डिडंट जब और हम रोज़ उनकी फैमिली को भी अपडेट देते थे। तो उनकी डॉक्टर ने कहा हुआ था कि मेरे फादर को नहीं बताना कि मेरी मदर की उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो इट वाज डिफ़िकल्ट, बट वो बंदा ना बहुत ही मतलब काफ़ी मतलब ना उनकी एनर्जी बड़ी डिफरेंट थी। तो द वे व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू हिम एंड ही यूज्ड टू आस्क मेरी वाइफ कैसा कर रही है एंड आई ठीक कर रही है। बट आई थिंक उन जैसे आई वाज टेलिंग हिम उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया एंड देन वन डे ही टोल्ड मी, शी इज़ नो मोर, I have a feeling, that she's no more and it has happened for a few days. And I was like, yes. Next day he passed away. And there's actually a medical terminology for it, broken heart syndrome or holiday heart syndrome. And I'm a big fan of Milkha Singh. I heard a similar story that happened to Milkha Singh ji as well. He passed away from COVID and his wife, they both passed at the same time. So, but आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा वो सिचुएशन, आई एम श्योर। कि हम तो बाहर से न्यूज़ सुन रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए इतना हेक्टिक हो रहा है और वो फ्रंट पे संभाल रहे हैं, बट एक्चुअली में आप तो संभाल रहे थे, हम तो न्यूज़ सुन रहे थे। सो हम तो बाहर से ठीक है, हम पोस्ट डाल देते थे सोशल मीडिया पे, थैंक्स टू डॉक्टर्स ऑन द फोर फ्रंट, नर्सेस एंड ऑल, बट आप एक्चुअली में वहाँ पे कर रहे थे, आप डील भी कर रहे हो और आप साइकोलॉजिकली, मेंटली भी कितना आपके लिए एग्जॉस्टिंग था। आई थिंक इट वॉज एक ना हमारी वो आती है निर्भव, है ना। तो सबसे बड़ा फियर क्या है हमारा, फियर ऑफ डेथ, दैट इज़ अवर बिगेस्ट फियर, राइट। एंड सबको है। मैंने अपने वो जो एक वीडियो बड़ी फेमस हुई थी उसमें भी कहा था कि आई एम obsessed about dying, और I think it's just a curiosity about कि why we die and or what is in us that dies and what is in us that doesn't die. In fact, जब हम बोलते हैं कि अमृत छक लिया, अमृत क्या चीज़ है जो नहीं मरती, मरना अमृत मतलब क्या चीज़ है हमारे अंदर वो नहीं मरती। तो एंड अभी मेरी इतनी समझ है नहीं, बट आई थिंक द बिगेस्ट awareness I got from pandemic was a little bit understanding of what is Amrit or what is being Nirbhav, because I had the biggest fear of dying as well. And the reason I had biggest fear of dying because number one, I was mostly working in the respirology unit, and that unit was being transformed into a COVID unit. And I have an underlying lung condition to an extent that I was told that I might end up needing a lung transplantation. But thankfully, universe had different plans for me. So I was fearful of that. And
and I told my chief of staff कि I wanna help, but I wanna be careful. So I did not work in the first few months of COVID, and I felt so guilty about it. But because you were scared, I was scared. obviously. I was scared. And but the moment I got the vaccination, I remember in December, I was one of the first one to get vaccination. I remember that call as well when you got a call because there was limited vaccination that time. When I got that vaccination, I was like, I have to wait 3 weeks. I'm ready to work in the COVID unit. And I called my chief of staff, bring it on, put me on. And in fact, when I went to the COVID unit, I became clean shaven. And the reason I became clean shaven because when it comes to PPE or protective equipment, because I was having a beard and wearing a turban, उन्होंने हमारे लिए हेमलेट सूट वाला दिया था. And I didn't want to wear it because सिर्फ मैंने पहनना था और nurses ने नहीं पहनना था. और I didn't want it to have the morale of nurses go down क्योंकि मैंने पेशेंट्स को देखना है 15 मिनट के लिए भी बहुत है. नर्सेज बेचारों ने 8 घंटे स्पेंड करने पेशेंट के साथ. So when I went to the first day of the COVID unit, I was clean shaven. My son didn't recognize me next day because when I woke next, he was like, "Where is Dad?" And I think the more I worked in the COVID unit, my fear actually went away. The more I realized is that COVID is a problem. Pandemic was definitely real, but there were 2 pandemic happening. One was actual pandemic, and there was a pandemic in our brains, which is a pandemic of fear, right? So we actually did really well. The first wave was a lot to learn. The second wave, we have maximum death, but after the second wave, we did really well. Our success ratio was very good. Yeah, I think in overall pandemic, Canada did well. हाँ जी. But that was because of people like you, जो नर्सिस के बारे में सोच रहे हैं. लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास पीपी किट हाँ थी. जी, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं उसे. Yeah. सो वो नर्सिस के लिए नहीं थी. नहीं, उनके लिए था. मुझे बट एक बिकॉज मैंने अपनी दाढ़ी रखी हुई थी और मैं पग बांधता था तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल सूट्स बनाए थे. तो वो उनके लिए नहीं अवेलेबल थे. वो उनके लिए क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं थी. तो उनके लिए मास्क थे प्रॉपर जो. हाँ जी, सब कुछ नहीं, पीपी सब कुछ अच्छा था. ऐसा फील ना हो कि वी आर नॉट गिवन दोज काइंड ऑफ फैसिलिटीज जबकि हम ज़्यादा पेशेंट्स के साथ रह रहे हैं. इसलिए यू हैव टू शेव एंड दैट इज़ नॉट ईजी. सीख बंदे को शेव करना इज़ नॉट ईजी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू यू. एंड मे बी मैं सबको थैंक्स तो नहीं बोल पाऊंगा, बट ऐसी स्टोरीज हमें बहुत कम सुनने को मिलेंगी. अपॉर्चुनिटी आपके थ्रू सुनने को मिल रही है. हम सुनते हैं कि हाँ किया, बट किस लेवल तक किया है डॉक्टर्स और नर्सेस ने वो मेरे को अब रियलाइज हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. और वन थिंग आई वांट टू कमेंट इज जो मैंने शेव किया, इफ आई लुक बैक एंड इसकी ज़रूरत नहीं थी. अब दोबारा पैंडेमिक भगवान ना करे हो, अगर हुआ आई वोंट डू इट. सो मैंने क्या रियलाइज़ किया कि फियर वाज द प्रॉब्लम. सो मैं बोलूँगा देखो, आप एग्री करोगे कि आपके भी पूरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई. हाँ जी. किसी को पता नहीं है कि डील कैसे करना है. हाँ जी, हाँ जी. सो होप तो तब होती ना जब हमें पता हो कि इसका सोल्यूशन ये है. ना वैक्सीन थी, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव, स्पेशली कनाडा में जो लोग बैठे थे वो जा नहीं पा रहे थे इंडिया में, और सिर्फ न्यूज़ आ रही थी कि रिलेटिव्स की डेथ हो गई या उनके मेन फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई. सो सोल्यूशन भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर लेंगे. उस टाइम पे पैसा भी काम नहीं आ रहा था. पैसे से क्या कर लोगे जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड्स नहीं है. सो आई थिंक वो एक रियलाइजेशन भी था. जैसे आपने उस टाइम पे बहुत, हर किसी को हर तरीके से रियलाइजेशंस हुई हैं. हमें ये रियलाइज हुआ है कि लिव इन द मोमेंट. हर कोई बोलता है लेकिन लिव इन द मोमेंट. अभी आज क्या है, आज आप खुश हो रही हो, फ्यूचर की प्लानिंग करके कुछ फायदा नहीं. यू नेवर नो कब क्या हो जाता है. आपने ये सीखा कि आपका डर कम हुआ, कि अब आप उतना फियरफुल नहीं होगे नेक्स्ट, अगर भगवान अगर ऐसा कुछ भी हो. सो मुझे लगता है कि ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं डरने के अलावा. बाय नेचुरली हर कोई डर रहा था. सिचुएशन ऐसी बन गई थी. देखो ये चीज़ें ना लाइफ में आनी होती है.
हर एक जनरेशन में, चलो हमारी जनरेशन थोड़ी सी पैम्पर्ड जनरेशन है। मुझे एक पेशेंट मिला था, 1912 के बॉर्न थे वो। This, and I think he was from when I used to work in Manitoba. उस बंदे ने ही इज़ अ जर्मन मैनोनाइट। सो मैनोनाइट से एक सॉर्ट ऑफ जर्मन्स होते हैं जो मतलब थोड़ा सा उनका रिलीजियस फेथ होते हुए क्रिश्चियंस ही हैं, बट थोड़ा सा उनका स्टाइल डिफरेंट होता है। तो उस बंदे ने एक तो माइग्रेशन देखी जर्मनी से, वर्ल्ड वॉर 1-2, और काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी मतलब लाइफ में डिफ़िकल्टीज देखी। उस बंदे की जो रेजिलियंस थी ना वो डिफरेंट थी। और सेम चीज़ मैंने अपने दादाजी में देखी। ही passed away 1 year ago and he has been the biggest father influence in my life. And like I know I don't want to exaggerate it, but बहुत कम दिन से निकलते when I don't remember him. And I'm so thankful कि I'm just remembering again today. But उन्होंने भी इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देखा और बहुत लाइफ में देखी। So थोड़ा बहुत ना हमें लाइफ में, देखो हमें दुख मांगना नहीं चाहिए, बट सो कॉल्ड जो दुख है वो थोड़े बहुत आते हैं ना, वो सिखाने के लिए आते हैं। Imagine if you just have, spring and no winters, you will never appreciate winters, If there's always, night, if there's always day, good sunshine, you will never appreciate, and no nights, you will never appreciate मैं it, right? एग्जांपल आपके लेता हूँ। वैसे मेरे पास बहुत एग्जांपल्स होते हैं ऐसे, बिकॉज न्यू इमिग्रेंट से हम डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आपने वो 3 weeks वेयर हाउस में वो डब्बे ना उठाए होते, वो काम ना किया होता, आप जहाँ पे अभी हो आप उतना अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको सपोज आते ही आपका एडमिशन हो जाता, आपको जॉब मिल जाती, सो वो रियलाइजेशन तभी आती है जब आपने डाउन सबसे देखो, जब ऐसी सिचुएशन देखी हो, तभी वो उसका वैल्यू होता है। बिल्कुल। और कभी कभी हम सोचते हैं कि यार चलो अब मैं थोड़ा बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी सिचुएशन में हूँ। अगर मैं इस सिचुएशन में ना होता तो शायद मैं ना बोल पाता। बट कुछ लोग ऐसे भी लाइफ में मिल जाते हैं जो ना, वो पंजाबी का जो फ्रेज़ है चढ़दी कला, राइट, वो हमेशा ही मतलब होते हैं। मुझे अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ठीक है मेरी ना सिचुएशन बड़ी अच्छी है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, बट आई थिंक समटाइम्स समथिंग इज़ प्लान फॉर अस। एंड जो मैं पॉइंट में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि द मेन पॉइंट हियर इज़ कि एक्सेप्टेंस ना बहुत ज़रूरी हो जाता है लेके आना, क्योंकि उससे ना हम गिव अप नहीं करते, उससे हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी एंग्जाइटी कम हो गई है, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, नाउ आई कैन थिंक विद अ क्लियर एंड कॉन्शियस माइंड। एंड व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्लियर एंड कॉन्शियस माइंड, देन थिंग्स हैपन। They might not happen right now, but they will happen sooner or later. But acceptance, और जो जपजी साहब की जो पहली पौड़ी उसमें भी हुक्मे के ऊपर कितना कहते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। जब मैं थोड़ी सी क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट भी करता हूँ, एंड दैट इज़ माई सेकेंड kind of a job, or like my second interest. So when I was learning about chronic pain, and even though I perform various procedures for pain, I prescribe medications, the kind of patients I have for chronic pain, their pain might persist for their life. But the first thing I tell them is, okay, we're trying to find the root cause of your pain. This is what it is. But you might have to start with accepting your situation first. You're not giving up. You're not surrendering like in a way that we are not going to do anything. But you are surrendering in a way that you will be able to think clearly. And when you're able to think clearly, you can do better than by remaining in a state of chronic stress or chronic anxiety, because that's not going to help you, right? So, yeah. So, and I think post-pandemic, we are seeing that, because even if you drive and you see the traffic, and if you just see the general mentality, I think there's a generalized level of anxiety in us post-pandemic, and there's a very legit reason for it. But now it's the time to practice माइंडफुलनेस, या हम हिंदी पंजाबी में ध्यान कह दें, मेडिटेशन कह दें, अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। And personally it has helped me, and that's why I preach it very
with very conviction and very strongly, because I think it helps in every aspect of your life, no matter whatever you're doing, you know. सो ये चेंजेस पैंडमिक के बाद थोड़े से आए हैं आपके अंदर कि I think it began when I got unwell in 2012. When I got quite unwell, and that was the only time I couldn't work for 3 weeks. And I was eventually diagnosed with a chronic condition. It was a process for me, because being in healthcare, I was like, I need to find a solution for this. I need to, nip it in the bum, right? I need to cure it. But sometimes, you realize that you cannot cure everything, but you can manage and treat it. And my wife suggested, because she is very connected to Sikhi, and she suggested me to go into mindfulness. So I started here and there, and I'm still learning. And I don't know when the learning process will end. But I am thankful to universe for giving me some experience of mindfulness, not only in the body, but also the changes. क्योंकि उससे आपका विश्वास पैदा होता है. अगर आपका एक बार विश्वास पैदा हो जाए, फिर आपको लगता है कि भी ये सच है, ये दिस इज़ द ट्रुथ. क्योंकि अगर देखा जाए, एक तो कुछ तो सच होते हैं सर्कमस्टेंशियल, कुछ होते हैं सिचुएशनल, कुछ होते हैं यूनिवर्सल. आई थिंक ये यूनिवर्सल सच है. और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है. And that is the reason I like to work in the respirology unit, because I connect to them because of my lung condition. I connect to my patients. So it has helped. And I think maybe it was a blessing in disguise. क्योंकि कभी-कभी ना जो दुख देने होते हैं, वो उसका एक बड़ा अच्छा उसका ना एक रीज़न होता है. आगे जाके हमें क्या मिलना हो ना, ये हमें पता नहीं होता. इवेंचुअली फ्यूचर में पता चलता है. मे बी लर्निंग है, मे बी किसी की हेल्प करनी होती है. और आपने की भी है, जो आपने कनेक्ट किया पैंडेमिक में सिचुएशन में. हाँ जी, वो डेफिनेटली. बट जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि आपने मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना शुरू करा, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ. और मे बी अगर हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है अगर आप एक्सेप्ट करें और अंडरस्टैंड करें व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और मे बी स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी कम होगी, तो ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है. बट अगर किसी को है हेल्थ इश्यूज, हमें सबको पता है कि हेल्दी ईटिंग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, सब कुछ हो सकता है सिचुएशन बेटर. बट आपके मुंह से सुन के मेरे भी सबको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा. तो कैसे रह सकते हैं हेल्दी? कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हॉस्पिटल तो इमरजेंसी के लिए है. ज़रूरत ही ना पड़े हॉस्पिटल जाने की, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? Yes, I think this is it's a very interesting question, and this is what what we all need to do, including myself. And I think what I'm saying right now might evolve and change, because I'm also learning. But I think the first step is to understand that health is something that should not be taken for granted, and health comes at various layers. It starts from the body, which is your physical health. It goes to your level of your mind. So man bhi bol dete hain, which is your mental health. And this is something I'm not aware of. I've not experienced it, but this is what, the spirituality teaches, that there is a health beyond body and mind, which is your spiritual health. And our main purpose of life is to use our body and mind in such a way that we are able to accomplish a sense of spiritual health before we leave this universe, right? So physical health ke liye, aise because it is Maya. It is going to perish. Our body is going to perish, but our body is made up of all the elements. And वो elements कहाँ से मिलते हैं? हवा से मिलते हैं, food से मिलते हैं. Food and air and water is our very much contact that our physical body comes. So you have to start eating healthy in such a way that your body feels nourished. Hydration is very important. And we are lucky that we are living in Canada, where we are able to breathe fresh air. Imagine me saying this thing, oh, fresh air low, and you're living in city like where I'm from, Ludhiana and Moga, and you're from, Delhi. It's difficult because that is not under your control, right? So you need to try to create your internal and external environment that your body is well nourished. Some of things are in your hand and some of things aren't.
nutrition is very important. So you talked about intermittent fasting. And lately I've been kind of reading more about intermittent fasting, and I'll just I don't. Intermittent fasting has also become a very of a fashionable thing, but it has been a very old Ayurvedic or Indian concept that after 6:30 when the sun sets, you need not to eat. You just let your body fast until you wake up in the morning, and that's the first time you break fast. You break your fast. It's a good 12 इस पे मैं hours. एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. मैंने भी रिसेंटली लर्न किया है इंटरमीडिएट फास्टिंग. जब मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिसर्च किया. ऑफ कोर्स आपने बहुत डिटेल में डीप रिसर्च किया होगा, सो आप उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हो. सो जैसे हमारे घर में बोलते हैं कि मम्मी बोलती हैं कि सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप हेल्दी नहीं रहोगे, कमज़ोर हो जाओगे. सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मील जो है दिन का ब्रेकफास्ट है. सो मैंने जब ये स्टडी करना शुरू करा तो फिर रियलाइज़ हुआ कि ये बनाया गया था बाय इंडस्ट्रीज सो दैट मीट की सेल हो पाए, सीरियल सेल हो पाए. सो वो इंडस्ट्री को बूम करने के लिए ये रिसर्च करी गई थी. बिकॉज पहले इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, कोई रिसर्च नहीं कर सकता था, तो बनाया और उसको मार्केट ऐसे किया गया, तो ये हो गया. बट एक्चुअली में ब्रेकफास्ट क्या होता है जब फास्ट ब्रेक कर रहे हो. सो फास्ट ज़रूरी नहीं है आपने 10 बजे ब्रेक करना है. मुझे अगर 10 बजे भूख नहीं लगी और मैं ऑलरेडी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है खाने की, तो मैं ब्रेकफास्ट पराठे 4 नहीं खा सकता. बिल्कुल. बट वो अगर आदत पड़ गई तो फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे. एंड ब्रेकफास्ट इज व्हेन यू ब्रेक योर फास्ट. इफ यू फील लाइक ब्रेकिंग योर फास्ट एट 2 PM, you should do breakfast at 2 PM. Yes. So it is not necessary कि आपको 10 बजे पराठे खाने ही खाने. बिल्कुल. ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया. दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग लेटली इज बिकॉज एक आता है पंजाबी में सुनिए बड़ा ही ज़बरदस्त वर्ड है. डीपर लिसनिंग. हमारी बॉडी हमसे बात करती है. जब भी हम फूड कैसे खाते हैं, मैं आई एम गोना टेल यू, समटाइम्स आई एम ईटिंग फूड इन माई कार, समटाइम्स आई ईटिंग माई फूड है, मेरे दिमाग में चल रहा है और उस पेशेंट का ये करना है, कभी कभी स्क्रीन रखी हुई है, कभी कभी हम आराम से बैठते हैं. सो व्हाट आई नॉर्मली टेल माई सेल्फ मोस्टली दीज डेज कि जब मैंने रोटी खानी है ना, तो मैंने उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है. व्हेन आई एम ईटिंग द फूड आई हैव टू रियली सी हाउ आई एम ईटिंग इट एंड व्हाट इट डज टू माई बॉडी. And if I feel good about it, if I feel energized, that food I'm going to continue. If I'm eating something which is making me lethargic, making me feel tired, that I'm going to eliminate. And some of the foods that come under that category is, too much of carbs, too much of mitha or sugar, because ये आपको सब lethargy कर देते हैं. And there are many diets which are there, so you don't have to follow a strict diet just as per se. Those are good reference sites. उनमें से अच्छी चीज़ें हैं, वो आप ट्राई करें and see what it does to your body. If you feel good, continue. I used to love छोले भटूरे from my mother-in-law. She makes the best छोले भटूरे. And अब मैं खाता हूँ, तब मैं 3-3, 4-4 खा लेता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ क्या होता है कि 1-2 खा के start feeling lethargic and I would stop now. So I have eliminated foods like these, but the most important step here is you have to sit and eat with full presence and consciousness. Because if you're eating with a lot of things in your mind, then you are not able to listen to your body, right? The other thing, I think is very good for our physical body is physical activity. There is a lot of good evidence that agar aap 100 to 150 minutes any form of physical activity per week karte hain, you'll be good. पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर एक्चुअली वेरी एक्टिव. और मेरे दादाजी यूज़ टू लव ही यूज़ टू लव मिठा, यूज़ टू इतना ना ही यूज़ टू ईट इट, राइट. हम नहीं खा सकते, बट वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि वो हज़म हो जाता था. हमारी पंजाब की जो कम्युनिटी जो है और इंडिया से काफ़ी लोग हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी से हैं, तो वो जो भी खाते थे वो हज़म कर लेते थे. अब हमारी जनरेशन थोड़ी वीक होगी, इसलिए हमें थोड़े से ये सो कॉल्ड फिजिकल फिटनेस चीज़ें करनी पड़ती हैं टू रिमेन एक्टिव, राइट. सो फिज़िकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए. फिज़िकल हेल्थ के बाद देन आती है मेंटल हेल्थ. और मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लगती है कि हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन द स्क्रीन, बिकॉज इट इज़ सो मच एक्सपोजर.
And what it does when we have so much exposure to the screen, it releases a chemical in your brain called dopamine. That's a reward hormone, reward chemical. And वो क्या करता है कि जब डोपामिन रिलीज होता है, इट मेक्स यू फील गुड. हमारा वो चीज़ दोबारा करने को मन करता है. ये प्लेजर पाथवे को एक्टिवेट कर देता है. बट स्क्रीन से क्या हो रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन इफेक्ट हो रहा है. बहुत स्कूलों में सुनने को आता है कि ADHD हो गया. आई थिंक वी आर क्रिएटिंग एन एपिडेमिक ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर बाय एक्सपोजिंग स्क्रीन. क्योंकि पहले नहीं सुना था मैंने, 10-15 साल पहले हमने सुना था, नहीं सुना था. फोन्स नहीं थे हमारे टाइम पे, तो हमने तो नहीं सुना था. राइट. तो सो एंड अगर मैं बोलूँ कि स्क्रीन एलिमिनेट कर दो, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल. इसे हम रेगुलेट कर सकते हैं. और रेगुलेट एज अ पेरेंट, अगर मैंने अपने बच्चे को बोलना है कि भाई रहमत, तो तूने स्क्रीन कम देखनी है, तो मुझे पहले आई हैव टू बी रोल मॉडल माई सेल्फ. I must confess, I spend 30 minutes on Instagram every day. That is nothing. Yeah. अगर आप कंपेयर करो जितना एवरेज ह्यूमन स्पेंड कर रहा है, जो स्टडीज हुई हैं, इट्स लाइक 5 hours. हाँ जी, that's too So much. that's too much. That's too much. आप 24 घंटे में से अगर 5 घंटे इसमें दे रहे हो, Yes. एंड देन यू आर सेइंग कि मेरे पास 30 minutes नहीं है वर्कआउट करने के, Yes. सो दैट्स इम्पॉसिबल. That's impossible. Huh? So I think screen is a big problem. और दूसरा है कि हमें ना मैंने तो जब थोड़ी सी मेडिटेशन की थी पहले, तो सबसे अच्छा रिसोर्स हमारे इंडिया से ही आता है. राइट. बहुत मतलब अब जिस भी फेथ को फॉलो करते हैं, हर एक फेथ में इमेंस लिटरेचर है. उस लिटरेचर को बस इम्बाइब करना इन सच अ वे कि यू आर नॉट बिकमिंग अ फैनेटिक अबाउट इट, यू आर इवॉल्विंग एंड एक्सेप्टिंग. चाहे वो सिखिज़म है, चाहे वो हिंदुज़म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, और मतलब बहुत ज़बरदस्त लिटरेचर है. सो देयर एंड वो हम लाइक इट हैज़ बीन टेस्टेड. वो तो मतलब जो बोलते हैं गुरबानी, एक बड़ा अच्छी तुक आती है, मतलब गुरबानी गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे. मतलब जो गुरुओं ने लिखी है, जो सबने लिखी है, वो गुरबानी में एक बड़ा अमेजिंग विजडम है. वही गुरु है. जो गुरु की डेफिनेशन है, समथिंग दैट टेक्स यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स लाइट. और वो आपको डार्कनेस से लाइट पे लेके जाएगी, और उसके अंदर अमृत है. अमृत मतलब कि वो आपको एहसास दिला सकता है कि आपके अंदर क्या है जो नहीं मरता, जो आपकी जो स्पिरिट क्या है. राइट. तो आई थिंक उस अमृत को जानने के लिए मन इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट. अगर बॉडी हेल्दी रहेगी, तभी मन वो ध्यान लगा पाएगा. तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन क्विक पूछना चाहूँगा. आपने हेल्थ की बात की, हेल्दी ईटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड एक्सरसाइज, पता है, और लोग गूगल भी करेंगे ना अभी, तो उनको और चीज़ें मिल जाएंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है, एंड मे बी जैसे आपने बताया वैसे कर लेंगे. क्विकली अगर आप बताना चाहो, क्योंकि मेडिटेशन पे ना उतना रिसर्च और उतना वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है. सो मैं अगर पेरेंट्स को बोलूँ कि आप वॉक करो, वो ठीक है. अगर मैं उनको बोलूँ वर्कआउट करो, वो बोलेंगे ठीक है, मैं डेली 15 मिनट वॉक कर लूँगी, या मम्मी पापा. उनको बोलो कि हेल्दी ईटिंग शुरू कर दो, शुगर छोड़ दो, एंड फ्राइड फूड मत खाओ, पराठे वगैरह कम कर दो, छोले भटूरे कम कर दो, वो भी कर देंगे. अगर कोई बिगिनर है जिसने आज तक मेडिटेशन करी नहीं, कैसे उसको समझाएं कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे स्टार्ट करनी है. तो एक आप कोई टिप देना चाहोगे जो आज तक किसी ने मेडिटेशन करी नहीं, क्योंकि 15 मिनट अगर करनी है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू. जब हम करते थे, हमने करी थी पैंडेमिक में, आई थिंक स्टार्ट करा था वर्कआउट एंड हेल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो अभी भी कर रहे हैं. सो वी सॉ लाइक ड्रास्टिक चेंज इन अस 1 month में. सो उस टाइम पे लाइक एंजाइटी और ये सब बहुत ज़्यादा कम हो गया था. एंड वी स्टार्टेड फीलिंग गुड, पॉजिटिव वाइब्स, एवरीथिंग, कुछ नेगेटिव नहीं. सो अगर ये किसी को करना है, मेरी बात नहीं मानेंगे, आप बताइए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट एडवाइस इज डू इट. Like it works. There is no question about it. I can tell this with very strong confidence that with this it works. You have to do it. And there has been studies on I think the literature from India has evidence. We live in an evidence-based, kind of a world where everyone wants evidence. एक बंदा है डॉक्टर Herbert Benson, cardiologist from Harvard. उन्होंने research की हुई है मेडिसिन के ऊपर. It decreases your blood pressure. He has shown we evidence. It decreases your anxiety levels. He has shown that.
It increases your focus, improves your sleep. So there is historical, spiritual, and scientific evidence that meditation works. So my first advice is you gotta do it. The second thing is, meditation is not to make you feel amazing. It's not to make you feel, ecstatic. Eventually it might, but the main purpose is to make you feel what you're feeling in a moment. जैसे आपने कहा ना कि being in the moment. Meditation आपको guide करती है to be in the moment. कि आपके इस समय क्या चल रहा है. क्योंकि जो इस समय चल रहा है वही सच है. जो पास्ट में हो गया, जो फ्यूचर में वो हमारे हाथ में नहीं है. Right? So, and what I would normally suggest for any starter, start by find any good resources, either online or a teacher, and start by spending time 10 to 15 minutes per day. What I normally do, I divide my meditation into 3 steps or 3 or 4 steps. First, I will, just do a little bit of body movement. That involves all of my body. You can just jump, you can dance, you can even do some stretching. It relaxes your body 3 to 5 minutes, right? The next is Pavan Guru, breathe. Make your breath your, teacher. So do any kind of breathing. There's countless. मैं normally simple breathing करता हूँ, but there is Alom Vilom, there is Kapalpati, and there are other like breath of fire, fluttering breath. So जो भी आपको breath आपको resonate करता है, start simple 4x4 breathing. Do that for 3-5 minutes. That will align your, mind. Third step, what I do is I start chanting a mantra. So the mantra is any powerful word. You can either take a word from अपने कोई motivational book पढ़ी है. I want to be good today. I want to be compassionate today. I want to be productive today. These are powerful words. You can use that. Or you can go to basics. You can go to the spiritual wisdom. You can take any mantra from any spiritual books. Do that for 3 to 5 minutes because the mantra is going to do something within you. It's going to stir your emotions like a soup. वो emotions बाहर आएंगे. That's the third phase. Fourth phase में you have to be an observer. जो भी आपने physical activity, breath work किया, मंत्र जप किया, जो आपके emotions जो उस समय और thoughts जो बाहर आए हैं, now you have to watch them. You have to watch them as an observer. Just like you're watching your waves. उसमें से कुछ थॉट्स पॉजिटिव हैं, कुछ थॉट्स नेगेटिव हैं, कुछ थॉट्स न्यूट्रल हैं. कुछ नहीं करना, उन्हें कोई एक्ट नहीं करना, बस वॉच करना है कुछ मिनटों के लिए. जब वो थॉट्स सेटल डाउन होंगे, मोस्टली नेगेटिव थॉट्स जल्दी सेटल डाउन होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स रह जाते हैं. दोज आर योर थॉट्स फॉर टुडे. लिसन टू इट. कभी थॉट आता है कि यार मैंने वो काम नहीं किया, लिसन टू दैट. मेरे अंदर आया कि यार मैंने वो पेशेंट का वो चीज़ नहीं चेक की, I will do that. Oh, wife ने कम क्या सी नहीं किता. I will, do it. Or so it starts with the normal routine, and just do that every day. So that's the one thing. Those are you are sitting and doing a meditation. That's the being part. वो 10-15 मिनट या आधा घंटा. But पूरा दिन तो 24 घंटे के लिए है. पूरे दिन में जो आपका डूइंग पार्ट है, अपने कुछ अपना सिस्टम बनाओ कि आप कुछ ना कुछ बोलते रहो. फॉर एग्जांपल वॉक कर रहे हो, वॉक करने के समय अपनी ब्रीदिंग और वॉकिंग को सिंक्रोनाइज कर लो. कभी कुछ म्यूज़िक सुन लिया. कुछ मैंने मतलब देखे हैं, मतलब मैं तो नहीं करता, बट मैंने कुछ जो बहुत मतलब नाम जप करने वाले वो 24 घंटे पाठ करते रहते हैं. 24 घंटे करते रहते हैं. उनसे उन और वो रोटी बनाने वाले भी पाठ करते हैं. वो ज़रूर करना चाहिए. रोटी बनाने वाले अच्छी थॉट ज़रूर करनी चाहिए. वो लंगर बन जाता है, राइट. तो so that's the doing part. So have a system in a place कि you during the day you are not only spending in the being, but you do something for your doing. ये आपके mind के लिए. Do this both for your body and mind. This is in your hand. करने के बावजूद भी unfortunately some of us will have disease. इसके एक बहुत कारण है. Environmental कारण है, genetic कारण है, पुराने जन्म के कार्मिक कारण है, बहुत कारण है, राइट. सो अगर डिजीज़ होती है तो अपना जो आप कर रहे हो बॉडी और माइंड के लिए वो मत छोड़ो. फाइंड अ हेल्थ केयर टीम एंड दैट विल हेल्प यू. इफ़ यू हैव टू टेक मेडिसिन्स, यू हैव टू टेक इट. इफ़ यू नीड सर्जरी, यू नीड टू डू इट. अगर मैंने हेल्थ देखना, ये जो टेबल पड़ा है, हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं. एक तो हो गया फिजिकल एक्टिविटी, एक हो गया अपनी डाइट, एक होगी मेडिटेशन, और एक हो गया सर्जरी एंड मेडिकेशंस.
प्रॉब्लम ये है कि हम हेल्थ केयर सिस्टम में बस हम उस चौथी लिम्ब पे ही डिपेंड कर रहे हैं, बाकी 3 लिम्बों पे हम बहुता नहीं कर रहे हैं। वही बात होगी ना, सतयुग से हम कलयुग में आ गए हैं, सारे वो जो मिस्टिक बुल वाली बात बोलते हैं उसके पैर कम हुई जा रहे हैं, तो वही हेल्थ केयर सिस्टम का हुआ है, राइट? सो डू नॉट डिपेंड अपॉन मेडिसिन एंड सर्जरी टू मच, इट हैज़ अ रोल, बट फिर जो आपके लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस, यू नो, स्पेशली स्मोकिंग. I personally love wine, I still do, बट जो न्यू रिसर्च आ रही है कि अल्कोहल मॉडरेशन और कम होनी चाहिए, जैसे इंस्टेड ऑफ 5 ड्रिंक्स पर वीक 2 ड्रिंक्स पर वीक पे आ गई हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन लिंक्ड टू कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस. सो if you like to consume, you know, a social drink, that's okay, but drink in moderation. जितनी भी आप करते हो, हम सब लोग ज़्यादा ही पी रहे हैं तो कम कर दो. That would be my, you know, a quick overall. मेरे को भी इसमें से बहुत इंसाइट्स मिली है फॉर श्योर. बट जैसे आपने बोला कि 4th पिलर है, उस पर ध्यान ना दो, हेल्थ पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो एंड स्पिरिचुअल. बट तब भी जेनेटिकली या फिर सिचुएशनल अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो यहाँ पे आके लोगों को इश्यूज होते हैं कि डीलेज हैं और वेट करना पड़ रहा है. सो हु इज बेटर देन यू टू आंसर दिस? एंड क्यों हो रहे हैं ये चैलेंजेस, क्यों आते हैं एंड कैसे इम्प्रूव हो सकता है? बिकॉज जैसे आपने बोला कि 2017 से लेके अभी तक हॉस्पिटल्स इतना नहीं बने हैं. ब्रैम्पटन में आई एम श्योर एक ही हॉस्पिटल अभी तक, 2007 में भी एक ही था, और हर साल 500,000 लोग आ रहे हैं. सो कैसे हो सकता है? We are doing okay with the time, right? So I can comment on it. So this is a very good question, and I think this is पता होना चाहिए elephant in the room. Yes, yeah. Because, you know, there is I'm in a Canadian healthcare system. I have seen as a student aspect of Indian healthcare system, and I listen about American healthcare system from my colleagues. You know, the first thing I have to convince, there is an issue. क्योंकि अगर हम ये बोले कि प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम we can't, you know, find a solution. प्रॉब्लम है. So the problem in Canadian healthcare system is कि wait times is the biggest problem. और जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि यू नो वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एंड अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम, बिकॉज इट इज़ अ सोशलिस्टिक मेडिसिन सिस्टम. इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट ने हम सब से विया टैक्सेस पैसे लेने हैं. जैसे हम बोलते हैं कि दसवंत निकाला है हमारा, और कुछ लोगों ने ज़्यादा दिया, कुछ लोगों ने कम दिया, वो निकाल के एक पूल बनाया, और उस पूल ऑफ मनी में हेल्थ को एलोकेट कर दिया, बजट कर दिया. और वो थोड़ा बहुत इसमें सरबत का पला वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बट अभी उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं इतनी दिख रही है, राइट? सो सोशलिस्टिक मेडिसिन में ये होता है कि इतने फंडेड अलॉट हैं, सबको यही मिलना है, तो उससे क्या होता है कि जो हायरकी है वो कम हो जाती है, और उसमें आपकी थोड़ी सी जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो जाती है कि जो चीज़ बहुत इमरजेंट है, अगर आप मर रहे हो, आपको लाइफ एंड लिम्ब थ्रेटनिंग कंडीशन है, that you will get a really good care in Canada. No one's going to ask you have money or not. You will get the care. I remember when I was an intern in India, in DMC, and I love DMC. It's my, you know, but वो system है, they are a part of system. Patient आता था ER में और वो बोलते थे कि तेरे को पैसे हैगे, you will get the treatment. No money, you go to the government hospital. And government hospital की आपको पता condition कैसी है, right? Canada में ये चीज़ नहीं है. अगर आपका कैंसर का डायग्नोसिस है, आई हैव टू डील विद माई ग्रैंडफादर 2 कैंसर डायग्नोसिस, सो आई वाज इन्वॉल्व इन हिज केयर. सो अगर कैंसर का डायग्नोसिस है, यू गेट ट्रीटमेंट इन अ वेरी गुड एंड टाइमली फैशन, नॉट एज फास्ट एज यू विल गेट इन अमेरिका और इन इंडिया, बट उससे एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ जाती है, उस जो थोड़ा 2-3 हफ्ते का वेट है, बट कैंसर केयर में नहीं फ़र्क आता. सो कैंसर केयर इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन कैनेडा. जो तीसरा आता है अर्जेंट केयर में, जिसमें लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग नहीं है, बट आपको अर्जेंट कोई मतलब हेल्प चाहिए, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उससे हम सब जब भी अर्जेंट केयर की बात आती है, वी ऑल गो टू इमरजेंसी. आई वांट टू एम्फसाइज और perhaps even change a mindset of your audience, that when you come to in Canada, you have to come with a mindset that emergency is not for every problem, and medication is not always required. The physicians in India
overprescribe. I apologize to my colleagues, but that is the truth. There is a lot of overprescription of medications. Canada में overprescriptions नहीं है. Either by system and also by teaching, which is I think a good thing. But sometimes उसकी वजह से कुछ deficiencies भी हो जाती है, right? So coming back to urgent care के लिए proper urgent care clinics होने चाहिए, which should be better structured. I understand from the sentiments of patients कभी-कभी वो urgent care नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पे वो सहूलतें नहीं मिलती. But the government needs to up their game in providing facilities for urgent care that involves suturing, fracture clinics. There are, but they need to do better at that. And also assessing for certain conditions like if you're having an attack of acute cholecystitis or if you're having a condition that can become emergent. And physicians should be able to spend more time, not just run a drive-through clinic. When you are doing an urgent care, you need to spend time. So coming back to your audience, when you come from India, you need to have a mindset that the system is different. It's not going to be like India, guy, I want to see a neurologist or neurosurgeon, I want an MRI tomorrow, I give you money, I get it. It's not like that. If you are dying, life or limb threatening, you will get all of those. If you're not, if you're having a headache and some of your किसी ने कहा कि नहीं यार कुछ गलत हो सकता है, तो मैं आपको ये पूछूंगा कि जैसे हेडेक हो रहा है, सिवियर हेडेक हो रहा है सपोज, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर स्टमक पेन हो रहा है, सिवियर स्टमक पेन हो रहा है, किडनी स्टोन का व्हाटएवर, पेशेंट को लगता है मैं मर रहा हूँ, बट डॉक्टर्स को पता है कि ये मर नहीं रहा, तो वो उसको बिठा देते आधे या 8 घंटे. लेकिन उसको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा पेन से, बट उसको वो कंडीशन नहीं ट्रीट करी जाती कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है. अगर हड्डी टूटी है, वो वेट कर रहा था 8 घंटे. सो उसके लिए पेशेंट को ये पता है कि हाँ मतलब मर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी हड्डी टूटी हुई है, लटक रही है. ये प्रॉब्लम है. ये जो आपने ये इशू उठाया, ये हेल्थ केयर सिस्टम की प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है, आपको हेडेक हो रही है, आपको एब्डोमिनल पेन हो रही है और आपको इनफैक्ट फ्रैक्चर हुआ है और आपकी पेन काफ़ी सिवियर है, अगर आप मुझे पूछे कि मैं क्या करूँ, गो टू इमरजेंसी. मेरा ये एडवाइस रहेगा. और इमरजेंसी में अनफॉर्चुनेटली कभी कभी 7 to 8 आवर्स वेट करना पड़ जाता है. जब आप इमरजेंसी जाते हैं, एक ट्रियाज सिस्टम होता है. उसकी ट्रियाज सिस्टम से आपको लेवल मिलता है, लेवल 1 to 5. तो जो नर्सिंग स्टाफ बैठे होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी होती है कि ये क्वेश्चन पूछने हैं. बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस वो डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इमरजेंट है या अर्जेंट है, और उसके बेसिस से फिर आपको लेवल मिलता है. और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है. लेवल 1 is first, level 5th is 8 to 10 years waiting period. इसका आई थिंक सोल्यूशन अभी मेरे पास तो नहीं है, बट अगर मैंने कुछ हवा में तीर छोड़ना है तो नहीं, सपोज आप जस्टिन ट्रूडो को बोल रहे हो कि ये इम्प्लीमेंट वो कर देगा, तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? हॉस्पिटल्स बढ़ाना, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ बढ़ाना, बिकॉज शॉर्टेज तो है. दो चीज़ें है कि एक तो हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और अगर हमने कहीं पे स्टार्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, वो बेटर अर्जेंट केयर क्लिनिक्स बनाए जाए. दैट इज माय फर्स्ट. सो दैट दीज पीपल हु आर नॉट फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज कैन नॉट कम टू इमरजेंसी, दे विल गो टू, बर्डन कम हो जाए. और दूसरा ये है कि माइंडसेट, एजुकेशन टू पीपल ऑफ कैनेडा कि these are the problems you need to worry about, and these are the problems that you need not to worry about. And I think the best source can be the primary care practitioners. Family physicians are very much overworked because of the pandemic and post-pandemic. So they need to be first adequately supported and provide resources where they can be more readily available for their patients. First of all, they have to I said it's like opening an onion. First of all, they have to find more family physicians. Then they have to support the family physicians, provide them more, with infrastructure and support system, that they are not only adequately compensated or not only overworked, so that they can provide rightful education via time
to their allotted patient population, so that they can be more informed. A well-informed patient is so much powerful than Google-informed or WhatsApp-informed patient, right? So that's what I would think. And the other mindset is कि जो chronic problem है वो suffer करती हैं. अगर आपको कोई MRI चाहिए, अब I see a lot of back pain, I see a lot of headaches, I try to do these imaging, but I also try to educate my patient कि अगर ये red flags हैं तो मैं जल्दी करूँगा, अगर ये नहीं है तो इतना टाइम लग सकता है. The third solution, which is a very easy solution, is कि have a 2-tier system, private and semi-private. जिनके पास पैसे हैं, you go to the private, pay your money, you get your things done, जो इंडिया में होता है, right? और क्योंकि Canadians should not forget कि इनके कितने पैसे बच रहे हैं. हम इंडिया में जाते हैं, आई सी लोगों की लाइफ तबाह हो जाती है, सारी उम्र की सेविंग चली जाती है हेल्थ इशू की वजह से, राइट? यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रिविलेज मिला हुआ है हमें कि हमें सब कुछ फ्री है. ठीक है, वो अभी उसमें खामियां हैं, राइट? बट एग्जांपल आप देना चाहोगे कि कितना खर्चा आ जाता है, कितना खर्चा आता है अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो? सो एक मुझे याद है, जब मैं विनिपेग में रेजिडेंट था तो एक होमलेस बंदा आया था हार्ट अटैक से, और उसको वो लाइक होमलेस ही वाज, ही हैड कोई ठिकाना कुछ नहीं. वो आया, उसको ही वॉज इन अ मेस. पहले उसकी एंजियोग्राफी हुई, 2 उसके स्टेंट पड़े, और उसके बाद उसके हमने हॉस्पिटल में रख के दूसरे हेल्थ कंडीशंस का किया. ही वॉज अ कैनेडियन सिटीजन. फिर जब उसको हेल्थ उसकी नॉर्मलाइज हो गई तो फिर उसका घर का अरेंजमेंट किया. घर जाने के लिए एक बंदे की और एक हेल्थ केयर टीम की ड्यूटी लगी कि घर जाके चेक करना कि ये मेडिसिन टाइम से लेता है कि नहीं लेता. क्योंकि जब स्टेंट पड़ते हैं ना, जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेंट दोबारा क्लॉट हो जाता है एंड इट कैन किल यू, राइट? तो उसके लिए एक लिविंग अरेंजमेंट अरेंज की, सारी उसकी मेडिसिन माफ़ हुई. कोशिश की कि सोशल वर्कर रही, हर एक उसकी रेगुलर चेकअप्स हों, और बाद में वो अपनी मेडिसिन टाइम से लाई. सो वो होमलेस था तो उसको कहाँ, उसको स्टे भी कराया गया? वहाँ पे यहाँ पे होमलेस शेल्टर्स बने हुए हैं, ग्रुप होम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे फिर उन्हें मिल जाता है. दूसरा एग्जांपल हमने पैंडेमिक में, तो उसका कितना खर्चा है? सो बॉल पार्क 50,000 टाइम्स 2 करके देख लो, मतलब पूरा हेल्थ सबका देख के $50,000 से भी ऊपर है. $50,000 से ऊपर, मे बी ऊपर. He didn't pay anything. He didn't pay anything. तो आई थिंक अगर हमने कुछ इसमें अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें हमें ज़रूर वॉइस भी उठानी चाहिए चेंज करने के लिए. जो हम बात कर रहे थे सेमी प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट कर लो, जो लोग दे सकते हैं वो करें. उससे क्या होगा, रूम क्रिएट हो जाएगा, तो बर्डन कम हो जाएगा, राइट? अभी मैं पेन से डील करता हूँ, बेचारे इतने पेशेंट्स हिप और नी सर्जरीज की वेट करते हैं, वेट करते करते उनकी पेन क्रॉनिक हो जाती है, और वो पेन सर्जरी के बाद नहीं जाती. सो देयर इज़ आई थिंक देयर इज़ देखो, अगेन आई विल गो बैक कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम in the system, but no system is perfect. We need to recognize कि क्या अच्छी बातें हैं और क्या अच्छी बातें नहीं हैं, and start working towards it. कुछ solution मैंने हवा में तीर छोड़ने के जैसे किए हैं, but I think there is a lot of room to improvement, not only in the system government, but also in the mindset of the people. And education is very powerful. Taking care of yourself, self-care through various things that we discussed can be very powerful. It can be very also, it can also be very guiding as well. And change the mindset कि इंडिया में तो भी डॉक्टर दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं, वो कर लेते हैं. वो भी चीज़ें कुछ तक ठीक है, कुछ तक ठीक नहीं है. कुछ चीज़ें इंडिया की बहुत अच्छी हैं, वो आई विल नॉट डिनाई दैट, बट सम ऑफ द माइंडसेट वी हैव टू लीव. मैं अगर समराइज करूं तो जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, हाँ जी, सो वो कंपेयर तो बिल्कुल ही ना करें, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर. मेरे को भी ये जब आपने बोला कि ये सोशलाइज हेल्थ केयर सिस्टम है, सो दिस कैन नेवर वर्क एज इंडिया. क्यों? पैसे दो, हो जाएगा काम, क्योंकि वहाँ पे पैसे वही दे पाएगा जिसके पास है. यहाँ पे मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो भी वेटिंग में ही लगेगा, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट सिस्टम. और उसके बाद
आप हेल्थ पे फोकस करो जिससे आपको इश्यूज हो ही ना। स्टिल आपने बोला कि जेनेटिकली या किसी चैलेंज की वजह से हो सकते हैं इशू। उसके बाद एजुकेशन वाला पार्ट विच आई नेवर थॉट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इमरजेंसी में कब जाना है। हाँ जी, मे बी आपको उस टाइम पे जाना ना हो और छोटा सा इशू हो और जाने की ज़रूरत ना हो, वो भी एक है। फिर आपने सॉल्यूशंस बताए, वो सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि 911 कब कॉल करूं कब ना करूं। सो वो क्योंकि उनको नहीं पता होता लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं। जैसे आपने बोला ट्रियाज में तो वो क्वेश्चन करके पता लगा लेते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं है। सो उसमें कुछ आप टिप्स देना चाहोगे? So first tip would be when in doubt, call 911. Like that is, बट उसमें एक चैलेंज आता है कि इफ दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड उनको पे करना पड़ता है। yes, but I think that is a price, because अगर just in case, If it सारी is उम्र- life हाँ, threatening. सारी उम्र के लिए पछतावा वो उसके मुताबिक मुकाबले कुछ नहीं है, राइट? Agree. बट अगर आपको जो मोस्ट कॉमन लोग 911 कॉल करते हैं, हार्ट अटैक, इफ़ यू आर हैविंग लेफ्ट साइडेड chest pain, chest pressure, and you are diaphoretic, like पसीना आ रहा है, and the pain is going to your jaw, neck, or your left arm. Sometimes these symptoms might not be typical, but if you're having this pain and you have either risk factors for heart disease or आप elderly हैं, 911. अगर दूसरा कारण स्ट्रोक हो सकता है, अगर आपकी स्पीच प्रॉब्लम है, आपका एक साइड ऑफ फेस इज ड्रूपिंग, एंड इफ यू रेज योर आर्म एंड वन इज falling down, or you're completely lost your balance, that could be a sign of stroke. So that's a good time to call 911. Pain is another vital symptom. Any pain, बहुत severe headache, worst headache of your life, reasonable to call 911. Severe abdominal pain, severe and it's not getting better, you can call 911. कोई traumatic injury, जैसे elderly हैं, गिर गए हैं, उनका फॉल हुआ है, ठीक है, और उनकी ब्लीडिंग हो रही है स्कैल्प से। हमारा स्कैल्प बहुत वैस्कुलर होता है, सो ब्लीडिंग हो जाती है, राइट? सो और काफ़ी हमारे एल्डरली फोक्स ब्लड थिनर्स में भी होते हैं, तो रिस्क ऑफ ब्रेन हेमरेज होता है, सो कॉल 911. अगर सीजर देखने में बहुत खतरनाक होते हैं, बट इट्स नॉट एज इट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? सो अगर आप सीजर लाइक एक्टिविटी हो रही है, दैट्स द टाइम यू कैन कॉल 911, राइट? बच्चे हैं, बहुत बुरी तरह गिर गए हैं, तो आपको लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त वूंड है, देन ऑल्सो इट इज़ ओके. बट जो हमने जो पहले डिस्कस किए हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सिवियर पेन, सीजर लाइक एक्टिविटी, head injury or fall in an elderly patient, all good reasons to call 911. But when in doubt, call. Life is more important than paying some bucks, having a guilt for the rest of your life. उसका जो बोझ है वो बहुत बड़ा है, टू पे $250 or $300. तो कमा लेंगे हम, यहाँ यूनिवर्स किसी तरीके हेल्प कर देगी, सो या एजुकेशन इसमें बोलूँगा, एजुकेशन हम एजुकेट ही कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन आई हैड द ब्लड क्लॉट एजुकेशन नहीं थी, 911 करें नहीं करें. सो आई एम श्योर कि जो वीडियो देखेंगे उन्हें ये सब टिप्स बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी. एंड आपको ये रियलाइजेशन है, आप इतने सजेस्ट कर रहे हो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए हेल्थ केयर, एंड मे बी आपके कलीग्स भी डिस्कस करते होंगे, एंड आप भी ये वॉइस अप कर रहे होगे इंप्रूव करने के लिए, फॉर श्योर, राइट? हाँ जी, अपने लेवल पे. हाँ जी. आई थिंक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस और नर्सिंग स्टाफ हमेशा ये मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि वो फ्रंट रनर्स होते हैं, राइट? सो वो देखते हैं. समटाइम्स देयर इज ब्यूरोक्रेसी, देयर इज पॉलिटिक्स, and there's also limitation in resources. So that comes as a barrier. But Canada has always boosted about their healthcare. It has been मुद्दा of winning votes in every elections. So अगर आप इस चीज़ को इतना तवज्जो देते हो ना, तो बोलते हो, तो थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट भी हो ही जाता है करने वाला, बट और करने की ज़रूरत है. अभी भी और करने की ज़रूरत है. बट थैंकफुली हम जिस कंट्री में रह रहे हैं बहुत अच्छी है. कुछ बहुत मामलों में ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
सॉरी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो अब ठीक है, हिल गया डाउन हो गया, बट आई वोट फॉर कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कनाडा की अच्छी है। या तो जितना आप भी अपनी तरफ से कर रहे हो, हम भी अपनी तरफ से जितना वॉइस उठा सकते हैं, एटलीस्ट वी कैन वॉइस इट आउट, वी कैन टॉक अबाउट इट कि देर आर समथिंग विच आर नॉट करेक्ट, नीड फिक्सिंग, बिकॉज देर इज अ इम्बैलेंस ऑफ immigrants coming and infrastructure not ready. So at least we are lucky to be in a country where we can voice it out and talk about this to the top leaders. Absolutely. And we cannot deny the fact that there are so many good things even in healthcare. Yes. We have a 7 months old child. हमारा पूरा एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था, मटर्निटी वाइज कोई चैलेंज नहीं थे. एंड एमरजेंसी में जब मैं गया था ब्लड क्लॉट के लिए, सो दे वर गिविंग प्रायोरिटी टू स्मॉल किड्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन. सो वो भी कितना सही है कि उनको कोई पे भी नहीं करना पड़ा. हमारे बहुत लाइक $40-50 लगे होंगे. दैट वॉज फॉर प्राइवेट रूम. एंड आपने एग्जांपल्स दिए हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनको भी $50,000-$100,000 नहीं पे करने पड़े. पैंडेमिक में आई डोंट थिंक किसी ने भी पे किया है. पैंडेमिक में तो हॉस्पिटल केयर सबकी माफ थी. Like irrespective of your insurance, irrespective of your healthcare status, जो भी बंदा अर्जेंट इमरजेंट केयर के लिए पैंडेमिक में आया कनाडा में, कोई चार्ज नहीं किया और बाद में भी कोई बिल्स नहीं आए. हैविंग सेड दैट, आपने एक इंश्योरेंस का पॉइंट बताया था कि इंश्योरेंस सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए. बहुत. एंड हम तो बताते रहते हैं वीडियो में, बट कितनी होनी चाहिए मिनिमम, बिकॉज आपने बताया कि खर्चा एक दिन का $2,000 हो जाता है. सो अगर गॉड फॉरबिड किसी को जरूरत पड़े और एडमिट हुए तो 10 दिन का की खर्चा $20,000 हो जाएगा, और मे बी सर्जरी एंड ऑल मिला के $50,000 पहुंच जाएगा. जैसे आपने कहा था कि 100,000 से ऊपर होनी चाहिए मिनिमम, राइट? तो आप बताइए. हाँ, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 months तक कोई अगर आ रहा है पेरेंट, हाँ जी, तो इतनी मिनिमम तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप एडमिट हुए हैं तो मतलब बिल आ जाएगा. बट इंश्योरेंस के चक्कर में हेल्थ मत इग्नोर करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पैसे कमाए जा सकते हैं, हेल्थ नहीं कमाई जा सकती. बट आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. थ्रू योर चैनल यू आर spreading a lot of awareness about many topics which are very helpful and very useful for newcomers, new immigrants. So हम भी newcomers आए हैं. उस समय कोई resources नहीं होते थे, बहुत सर्चिंग धक्के करने पड़े हैं. मतलब ये, बट ठीक है, उसने भी सिखाया है, बट अगर आपने उसको रिफाइन तरीके से और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आप वो एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके जो लिसनिंग ऑडियंस पॉपुलेशन है वो बहुत अप्रिशिएट करते होंगे आपको इसके लिए. फाइनल कमेंट्स में यही कहूँगा कि स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. सारी जर्नी खुद से ही स्टार्ट करनी है. एंड सिस्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल, मेंटल एंड अगर उसकी बख्शीश हुई तो देन मे बी बियॉन्ड. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट पे अटेंशन टू इट. फिजिकल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चाहे मन लगे चाहे ना लगे, डू स्पेंड टाइम रिमेम्बरिंग और मेडिटेटिंग on the wonders of the universe, right? So yeah. Thank you so much. Thank you for जिसने having end me. तक देखा होगा, I'm sure it was very insightful. और स्टार्ट करेंगे कुछ लोग हेल्थ पे ध्यान देना, हाँ जी. एंड एटलीस्ट अवेयर होंगे. Yes. एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग सो मेनी इनसाइट्स. Honestly, it was great time. Thank you so much for your I time. really enjoyed it. Yeah. Thank you. It's greatly good. Yeah. Thank you so much.